थियरी का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिसको मिस करना पाप होता है, पाप। दोस्तों ये जो चैप्टर है आपके यूनिट टेस्ट, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आपके एनुअल एग्जामिनेशन, इवन आफ्टर 12th आपका जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन होगा, इन सब के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, क्या हमारा बिजनेस बोल सकता है, नहीं बोल सकता, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके बिहाफ पर कौन बोलता है, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। भाई आया सिखा के जाएगा। भाई साहब आज थियरी का एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिसको मिस करना पाप होता है, पाप। अकाउंटिंग आपको लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल चीज है, सिर्फ हम एंट्रीज करेंगे, फॉर्मेट्स बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, सिर्फ यही अकाउंटिंग है। लेकिन अकाउंटिंग में ये सब चीजें करने के लिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कुछ आपके सिद्धांत होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, और उन सभी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों ये जो चैप्टर है आपके यूनिट टेस्ट, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आपके एनुअल एग्जामिनेशन, इवन आफ्टर 12th आपका जो सीयूईटी का एग्जामिनेशन होगा, इन सब के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वीडियो आपने ओपन कर ली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं। फिर मैं आपको बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको ये देखने को मिले कि यार स्कूल में जब मेरा एग्जाम होगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, बट स्टिल मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो भैया मेरा नाम शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी आपका खुद का, आपके घर का यूट्यूब चैनल है। अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं कुछ लाइव सेशंस, कुछ मैराथन्स, बहुत कुछ मैंने प्लान करा हुआ है आपके लिए, मैं वो सब भी लेकर आऊंगा। ऑल राइट, चलिएगा गाइस आगे चलते हैं। आज मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊंगा जरा उनके बारे में बात कर लेता हूं। आज मैं आपको इस शब्द के बारे में बताऊंगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं गैप। गैप बोले तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको कुछ अजम्पशंस के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं जो अज्यूम करके हमें चलना पड़ता है, मान के चलना पड़ता है, उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब जरा ध्यान से देखना, मैंने कितने सारे नाम लिखे हैं, प्रिंसिपल्स, पोस्टुलेट्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। इन सब का मतलब एक ही होता है, ये सब इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है। सबका मतलब एक ही होता है और देसी तरीके से आराम से समझेंगे। और हो सकता है कि मैं कुछ एक आधी चीज आपको स्किप करके बाद में पढ़ाऊं, पहले मैं कुछ आपको बेसिक पढ़ाऊं, बाद में मैं आपको फिर एडवांस लेवल तक लेके जाऊं। ऐसा कुछ मैंने प्लान करा है इस सेशन को। बाकी देखते हैं भाई, मां सरस्वती की कृपा होगी, कुछ तो अच्छा निकलेगा इस सेशन के अंदर। शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको गैप के बारे में बताता हूं, और गैप के बारे में बताने से भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग जो है आपने पढ़ा होगा ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होंगी। बट एक और चीज आपने हो सकता है शायद पढ़ी हो या शायद ना पढ़ी हो, कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। पढ़ा है आपने इस बारे में? कहीं नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की भाषा है। देखो भाई, मेरे हालचाल कैसे हैं ये मैं बता सकता हूं, लेकिन बिजनेस, धंधा जो है हमारा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या मिजाज हैं, उसके क्या हालचाल हैं, क्या हमारा बिजनेस बोल सकता है? नहीं बोल सकता, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उसके बिहाफ पर कौन बोलता है? रिकॉर्ड्स बोलते हैं। मित्रानु बोलन दी लोड कोई ना, साडे बल्ले या रिकॉर्ड बोल दे। समझ में आ रही बात? तो रिकॉर्ड्स अपने आप बोलते हैं। और रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? अकाउंटिंग के अंदर आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो। तो हुई ना अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा, ठीक है। बिजनेस हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कितना हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब कौन बताता है? अकाउंटिंग बताती है। तो बिजनेस के बिहाफ पर बोलने का काम कौन कर रही है? अकाउंटिंग। इसीलिए हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब जरा ध्यान से सुनना कि अकाउंटिंग अगर बिजनेस की भाषा है तो बिजनेस तो हमारा दिल्ली में भी हो रहा है, बॉम्बे में भी हो रहा है। और देखो, पहले के जमाने में क्या था कि बिजनेसेस छोटे छोटे होते थे, तो पहले प्रॉपर अकाउंटिंग भी नहीं होती थी। पहले बुक कीपिंग से लोग अपना काम चला लेते थे, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा और उससे अपना काम चल गया। लेकिन आज कंपनियां हैं, बड़े लेवल पर बिजनेसेस हो रहे हैं। अब एक ही कंपनी है जिसकी ब्रांच दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है ना।
एक कंपनी है जिसका बिजनेस दिल्ली में भी चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा है। तो अकाउंटिंग अगर बिजनेस की भाषा है तो ये भाषा दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ या कहीं पर भी सेम होनी चाहिए ना भाई। और सेम कब रहेगी भाषा? जब आपने अकाउंटिंग करने का तरीका दिल्ली में भी वही रखा होगा, बॉम्बे में भी वही रखा होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में भी व्यापार करती हैं, यूएस में भी व्यापार करती हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज में एक ही कंपनी है जिसका व्यापार चल रहा है। तो कुछ एक बेसिक स्टैंडर्ड, कुछ एक बेसिक गाइडलाइन तो हमें देनी पड़ेगी ना अकाउंटेंट को। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, सपोज आपने कोई कार खरीदी 10 लाख रुपए की, तो अकाउंटिंग के अंदर ये रूल होता है, ये सेट है, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर आप इसे नहीं मानते तो आपकी अकाउंटिंग वैलिड नहीं है, मैं रिलाय नहीं कर सकता आपकी अकाउंटिंग के ऊपर। तो एक रूल होता है, जरा ध्यान से सुनना, कि भाई आपने अगर कोई कार 10 लाख रुपए की खरीदी है तो आप 10 लाख रुपए की कीमत पर ही उस कार को शो करोगे। आपको मार्केट वैल्यू से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है 2 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख ही रहे, या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है भाई, है ना। लेकिन हम मार्केट वैल्यू को बार बार कंसीडर नहीं कर सकते। तो एक प्रिंसिपल है, एक रूल बना दिया गया है ऑलरेडी इसके ऊपर। अकाउंटिंग धीरे धीरे डेवलप हुई है यार। अकाउंटिंग जो है वो हजारों सालों में धीरे धीरे डेवलप हुई है और आज तक डेवलप हो रही है। तो कुछ रूल्स बनाए हमारे बड़े बूढ़ों ने, बड़े बुजुर्गों ने, जो पहले अकाउंटिंग करते थे। कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाता है भाई साहब। अगर मुझे मेरी बॉम्बे ब्रांच का कंपैरिजन दिल्ली ब्रांच से करना है तो मुझे बेसिक एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा ना, कि यार दिल्ली में भी अकाउंटिंग उसी तरीके से हो रही हो और बॉम्बे में भी उसी तरीके से हो रही हो। आपका जो अकाउंटिंग का यूजर है उसके लिए आपकी अकाउंटिंग मीनिंगफुल होनी चाहिए। आपका पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा होगा, तो उसमें अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। ये चारों चीजें कैसे होंगी? जब आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ बाउंड्रीज होंगी जिसके अंतर्गत रहकर आपने अपनी अकाउंटिंग करी होगी। अब ये जो मैंने अभी अभी पिछले 10 मिनट में थियरी में बोला है ना, जितनी भी देर मैंने बोला है, यह समझ में नहीं आएगा आपको। कब समझ में आएगा? जब मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको पढ़ा दूंगा। जैसे मैंने अभी एक रूल बताया आपको कि यह रूल है कि भैया जिस एसेट को आपने जिस प्राइस पर खरीदा है उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना। समझ में आ रही है बात? अब एक पर्सन है जो अकाउंटिंग कर रहा है, वो अपनी एसेट को हमेशा उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा है, यानी जिस कीमत पर उसने खरीदा था। और दूसरा पर्सन है वो कॉस्ट पे 10 लाख पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो देख रहा है मार्केट वैल्यू कितनी है, 5 लाख, 5 लाख पे रिकॉर्ड कर दो। अगले साल देखा मार्केट वैल्यू कितनी है जी, अब तो 6 लाख चल रही है, 6 लाख पे रिकॉर्ड कर दो। अरे क्या मजाक है भाई ये। तो आइए कुछ मेरे साथ आप रूल्स पढ़ लो और पहले समझो कि ये रूल्स हैं क्या। कहता है अनलाइक इन द पास्ट व्हेन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वर लार्जली नीडेड बाय द प्रोप्राइटर, दीज डेज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द बिजनेस, नेमली प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, मेनी अदर्स। पहले के जमाने में अकाउंटिंग जो है वो जरूरत होती थी सिर्फ बिजनेस के मालिक की, लेकिन आज अकाउंटिंग को यूज बहुत सारे लोग करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है आपने। सरकार को भी अकाउंटिंग को यूज करना है, रिसर्चर को भी अकाउंटिंग को यूज करना है, कस्टमर को, कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग को यूज करना है, इंप्लॉइज और वर्कर्स को भी यूज करना है। तो इसलिए जरूरी है कि हमने एक रूल के बेसिस पर, कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पर, यानी एक ही तरह की भाषा हमारी अकाउंटिंग बोले, इसके बेसिस पर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो। तो ये जो रूल्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर गैप्स। अब देखो, मैंने बहुत सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, पढ़ाया है बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को, तो आपसे डायरेक्टली कोई ये नहीं पूछेगा कि व्हाट आर गैप्स। पूछ भी सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स आते हैं, आज मैं कुछ आपको 14-15 प्रिंसिपल्स पढ़ाने वाला हूं, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन से वो 14-15 प्रिंसिपल्स हैं? बड़े इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं। आपको बस फोकस बनाए रखना है इस वीडियो को देखते वक्त, ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप किताब खोलेंगे तो किताब में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो किताब आप मत खोलिएगा। जो मैं ये नोट्स बनाकर लाया हूं, जो लिखकर लाया हूं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी, ठीक है। आओ पढ़ना शुरू करते हैं। तो भैया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो कुछ 14-15 प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से 3 को हम बोलते हैं अजम्पशंस और बाकी के जो 11-12 हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आइए जरा पढ़ते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1
के अंदर लिखी हुई हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई बच्चों के स्कूल में आता है, कईयों के स्कूल में नहीं आता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, भाई आया सिखा के जाएगा, भाई एक अलग से वीडियो बना देगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, रोना नहीं है बिल्कुल भी। तो 3 अजम्पशंस है जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ानी है, जिसमें कि सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अजम्पशन क्यों बोलते हैं, अज्यूम क्यों क्या करना होता है वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि बताइए कौन सी 3 फंडामेंटल या बेसिक अजम्पशंस हैं, तो आपको इन तीनों का नाम लिखना है। एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है। इस चैप्टर की जो लिमिट है ना वो बहुत बड़ी है, यानी कि अगर मैं ये चैप्टर किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाऊं तो शायद ये वीडियो 1-1.25 घंटे के बजाय मैं 3 घंटे की बना दूं। और क्लास में जो हमारे बैचेस में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ, वो अग्री करेंगे इस बात से कि जब मैं ये बैच में पढ़ा रहा हूं तो मैं सेम चैप्टर को 4-5 क्लासेस में पढ़ा रहा हूं आराम आराम से, क्योंकि वहां प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होती है, वहां और हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं। बट ठीक है, वन शॉट में आपका रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उस हिसाब से अपन रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, पढ़ना शुरू करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहला अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। शुरू करते हैं पढ़ना। क्या आपने आज तक कोई ऐसा मनहूस बिजनेसमैन देखा है जो ये बोलता हो कि यार मेरा बिजनेस मैंने बड़े दिल से शुरू करा है, काश ये बिजनेस मेरा 3 साल चले और 3 साल के बाद बंद हो जाए मजा आ जाएगा। कोई ऐसी मनहूस बात करेगा कोई? आदमी क्या सोचता है कि मेरा बिजनेस अब मैंने शुरू कर दिया, भगवान की कृपा से, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जीसस की कृपा से ये बिजनेस चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो भैया हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, अपन खुद से नहीं मान लेंगे। देखो अगर मार्केट में कुछ डामाडोल स्थिति आई तो हो सकता है आपका बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाए और आपकी दुकान 1 साल में ही ठप हो जाए, हो सकता है, भगवान ना करे, हो सकता है आपका बिजनेस 2 साल में ठप हो जाए, 5 साल में ठप हो जाए, 10 साल में ठप हो जाए। लेकिन आपने कुछ ऐसे बिजनेसेस देखे हैं ना 100-100 साल से चल रहे हैं, 150-150 साल से चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो भैया गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये हमें सिखाती है, ये फंडामेंटल अजम्पशन है, ये मान के चलनी होगी आपको एज एन अकाउंटेंट। ये रूल्स बिजनेसमैन को नहीं दिए जा रहे हैं, बिजनेसमैन तो बिजनेस करेगा। ये रूल्स मैनेजर्स के लिए नहीं है, ये रूल्स हमारे अकाउंटेंट्स के लिए हैं कि अकाउंटेंट को ऐसा मान के चलना पड़ेगा। अच्छा सर, अकाउंटेंट अगर मान के ना चले तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर वो अकाउंटिंग अपने हिसाब से करेगा, फिर उसका अकाउंटिंग करने का तरीका बदल जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, लेकिन थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीज कोई नहीं होती मेरे भाई। थियरी ही तो आपको प्रैक्टिकलिटी समझाती है। ठीक है, चलो द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न क्या है? देखो ये सब तो चलो आप पढ़ लेना, मैं आपको मोटा मोटा इसका बेसिक मतलब बता देता हूं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमें यह सिखाता है कि आपको एज एन अकाउंटेंट ऐसा अज्यूम करके चलना है कि आज अगर आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करा है तो वो एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक रन करेगा, एक इनफाइनाइट पीरियड तक आपका बिजनेस रन करेगा। न तो आपकी कोई इंटेंशन होगी बिजनेस को कभी भी क्लोज करने की या बिजनेस ऑपरेशंस को स्केल डाउन करने की। आ रही बात समझ में? और चूंकि हम ऐसा मानते हैं, इसी वजह से हम पता क्या करते हैं, खर्चों को अलग रिकॉर्ड करते हैं और एसेट्स को अलग रिकॉर्ड करते हैं। आप जो एसेट 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 चिल्लाते हो तो वो इसीलिए तो क्योंकि आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन का पालन करते हो, आप फॉलो करते हो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को। जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि मेरा बिजनेस 1 साल में ठप हो जाएगा तो मैं हर चीज को एक्सपेंस की तरह ही कंसीडर कर लूंगा, हर चीज को कैपिटल में से ही माइनस कर दूंगा। रेंट पे करा तो भी कैपिटल में से माइनस, सैलरी पे करी तो भी कैपिटल में से माइनस, और अगर मशीनरी खरीदी तो भी कैपिटल में से माइनस। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम फर्क करते हैं, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग मानते हैं। पढ़ा है ना आपने ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम अलग मानते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अलग मानते हैं। तो ये जो फर्क पैदा आप करते हो वो क्यों करते हो? दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस तो बहुत लंबा चलने वाला है यार। तो एसेट अगर आपने कोई खरीदी है तो जिस साल खरीदी है उसी साल उसको खर्चा मत दिखा दो, बल्कि उस एसेट को आप, एसेट की जो 10 साल की लाइफ है सपोज, तो 10 साल के टुकड़ों में उस एसेट को आप डिवाइड करो और हर साल थोड़ा 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 आप खर्चा दिखाओ। एसेट को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह शो करो, टाइमली उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। ये हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से कर रहे हैं। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इसका बेनिफिट आपको उसी साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, इसलिए आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखाते हो, खर्चा मानते हो।
लेकिन मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्यों देने वाले हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा बिजनेस लंबा चलेगा, हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है कि हमारा बिजनेस लंबा चलेगा, तभी ना हम उसको दिखा रहे हैं एसेट की तरह, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बाकी रीडिंग लगा लियो बेटा, ठीक है, मेरी छोटी बहन छोटा भाई, रीडिंग लगा लेना एक बार, ये जो मैंने आपको यहां पर लिख के दिया एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें हुई, 3 अजम्पशन बताई थी बेटा मैंने तेरे को, है ना। गोइंग कंसर्न बोला था, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। आइए अगली पे बात करते हैं जरा फटाफट से। अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन हमें क्या सिखाता है, जरा ध्यान से सुनना। अक्रूवल अजम्पशन आपको यह सिखाता है कि किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इंतजार नहीं करना। इंतजार नहीं करना, किस चीज का इंतजार नहीं करना? उस ट्रांजैक्शन के सेटल होने तक का, फाइनल सेटलमेंट तक का इंतजार नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और आपसे उधार माल खरीद के जाता है। आप ये देख रहे हैं उधार माल बेचा जा रहा है, कह रहा है पेमेंट आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद में पैसा दूंगा। तो आज अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, उधार माल खरीद करके गया, 30 दिन बाद वो आपको पैसा देगा, तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मैं कब करूं? आज रिकॉर्ड करूं या 30 दिन के बाद जब वो पैसा देने आएगा तब मैं उसको रिकॉर्ड करूं? तुम क्या बोलते हो? तुमने पढ़ा है कि नहीं भैया, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, बेशक हमने उधार ही माल बेचा हो, हम उसको उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं। डेटर के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं हम उस बंदे को, क्रेडिट सेल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं हम ऐसी बिक्री को, ऐसी सेल को। हम नहीं इंतजार करते ना कि 30 दिन बाद ही रिकॉर्ड करेंगे यार, फिर जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। तो अक्रूवल अजम्पशन यही सिखाती है कि अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड, नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। ट्रांजैक्शन आपको डे 1 रिकॉर्ड करनी है, 30वें दिन रिकॉर्ड नहीं करनी। 30वें दिन पेमेंट आएगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ट्रांजैक्शन के फुली सेटल होने तक का इंतजार आपको नहीं करना। आपको यह मान के चलना है, अजम्पशन है ना, मान के चलना है कि पेमेंट तो आ ही जाएगी, पेमेंट तो आ ही जाएगी, क्या दिक्कत है? तो भैया जिस वक्त आपने अपनी सेल कंप्लीट करी है, या जिस वक्त आपने अपनी सेवा सर्विस देते हैं हम कई बार, अब नाई थोड़ी कुछ बेचता है, नाई तो बाल काटता है ना, उसी वक्त आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना है, बेशक पैसा आया हो या ना आया हो। ऐसी एक और चीज समझाता हूं, जिस वक्त आपने किसी खर्चे का लुफ्त उठाया है, उसी वक्त उस खर्चे को रिकॉर्ड कर देना है, बेशक पैसा गया हो या ना गया हो, क्योंकि हम अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अक्रूवल का मतलब होता है जब जो चीज हुई है, हम अपनी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर करते हैं, कैश बेसिस पर नहीं करते। और एक अलग से एक चैप्टर है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में एक लंबा चौड़ा फर्क समझाया गया है, उसकी वीडियो आपको मिलेगी बहुत जल्द। तो ये है जी अक्रूवल अजम्पशन। सर रिपीट करा दो, बिल्कुल कराता हूं। अक्रूवल अजम्पशन के तहत किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप उस ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट तक का इंतजार नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड कर दी जाएगी जिस दिन वो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में एंटर हुई है, यानी कि आई है। अब बेशक उस दिन पैसा ना आया हो, पैसा ना गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जब आना होगा आ जाएगा, जब जाना होगा चला जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करो ना यार। खर्चे का बेनिफिट उठाया उसको तो रिकॉर्ड करो ना। तो बेटा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अक्रूवल अजम्पशन, कि अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमने लिया लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि रूल हमारे बड़े बुजुर्ग देकर गए हैं हमें, अक्रूवल अजम्पशन। क्लियर हो रही है बात? आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं सर कंसिस्टेंसी अजम्पशन की। 3 अजम्पशन बोली थी मैंने आपको फंडामेंटल, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। मुझे लगा पहले अक्रूवल पढ़ाना चाहिए इसलिए अक्रूवल पढ़ा दिया, अब भाई आपको कंसिस्टेंसी अजम्पशन पढ़ाएगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन जरा ध्यान से सुनना क्या कहता है। अगर आपको सपोज मैं एक किताब पढ़ने के लिए दूं, है ना, मैंने एक किताब आपको पढ़ने के लिए दी, उसके पहले पेज पे हिंदी लिखी है, दूसरे पे इंग्लिश, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तमिल, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। कंसिस्टेंट होना चाहिए, या तो हिंदी 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 हिंदी, या इंग्लिश 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 इंग्लिश, इस तरह से। क्योंकि हमें ना एक्चुअली कंपेयर करना है। मुझे ये वर्ड भी दिख गया यहां पर, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी समझते हैं आप? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंपेरेबिलिटी, मेक श्योर करना अकाउंटेंट का काम होता है बेसिकली। हमें कंपेयर करना है। कंपैरिजन 2 तरह का होता है बेटा, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ, लेकिन कई बार हम
खुद की परफॉर्मेंस को खुद के ही साथ कंपेयर करते हैं, है ना, कि भाई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कितना नहीं कमा पा रहे, है ना। तो भैया यहां पर इंट्रा फर्म कंपैरिजन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी 2024 की परफॉर्मेंस को 2025 के साथ कंपेयर करते हैं, या 2025 की परफॉर्मेंस को 26 के साथ, 26 की परफॉर्मेंस को 27 के साथ, इस तरह से अपन कंपेयर करते हैं। नाउ अगर इस कंपैरिजन को मुझे मीनिंगफुल बनाना है, अगर मुझे इसे वाजिब कंपैरिजन बनाना है, वैलिड कंपैरिजन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? जो अकाउंटिंग के तौर तरीके 2024 में हो वही 2025 में भी हो, जो अकाउंटिंग के मेथड्स 2025 में हो वही 2026 में, और जो 2026 में वही 2027 में। अगर मैं ईयर आफ्टर ईयर अकाउंटिंग के तरीके बदले जा रहा हूं, एवं ही मजे ले रहा हूं, तो मेरी अकाउंटिंग कंपेरेबल नहीं रहेगी, कंपेरेबल नहीं रहेगी। फिर मैं आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स को तोड़ दिया, खराब कर दिया। अब कंपैरिजन जो है वो किसी काम का नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो भैया कंपैरिजन को वैलिड बनाने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि आपने एक बार जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस सेलेक्ट कर ली और अडॉप्ट कर ली, एक बार आपने अकाउंटिंग का जो भी मेथड, अच्छा कई बार आपके सामने चॉइसेस आती हैं, दो मेथड्स होते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना होता है, दोनों वैलिड है बट आपको एक चूज करना है अपने लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ोगे मेरे साथ फ्यूचर में, हम अपनी एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते हैं, है ना, एसेट्स के ऊपर हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं। अब डेप्रीसिएशन लगाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ये एक चैप्टर है प्रॉपर इसके ऊपर, वो पढ़ाऊंगा मैं। एक मेथड होता है बेटा SLM, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मेथड्स है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी फॉलो कर लो, लेकिन जो एक फॉलो कर लिया फिर उस पर टिके तो रहो। 2023 में डेप्रिसिएशन लगा रहे थे इस मेथड के हिसाब से, 2024 में यहां फुदक गए, फिर 2025 में वहां पहुंच गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप अपने अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशंस में चेंज कर रहे हो, मेथड्स आप चेंज क्यों कर रहे हो? यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक बार आपने जो तरीका सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसी को आपने ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल उसी तरीके को आपने फॉलो करना है, चेंज नहीं करना, ताकि उससे कंसिस्टेंसी आपकी बेटर हो पाए। कंसिस्टेंट रहना है। मैं बच्चों को बोलता हूं पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन तो पढ़ाई कर ली 8 घंटा और उसके अगले दिन 10 दिन तक पढ़े हुए हैं, ऐसे अय्याशियां चल रही हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना भाई। कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। यही यहां पर बात हो रही है कंसिस्टेंसी की। अच्छा, कंसिस्टेंसी से क्या बेटर होता है? कंसिस्टेंसी से बेटा कंपेरेबिलिटी बेटर हो जाती है, कंपेयर करना फिर इजी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ईयर आफ्टर ईयर तरीके बदलोगे तो कंपेरेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे फिर। तो कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म, शुड बी कंसिस्टेंट द पीरियड ऑफ टाइम सो दैट रिजल्ट्स आर कंपोजेबल, यानी कंपेरेबिलिटी व्हेन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर कंसिस्टेंटली बीइंग अप्लाइड। अच्छा, कंसिस्टेंसी अजम्पशन के कब हम खिलाफत हो सकती है इस अजम्पशन की? क्या जरूरी है हर बार ही कंसिस्टेंट रहना है? तो ऐसा नहीं होता बेटा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या है इसके कुछ एक्सेप्शंस? क्या एक्सेप्शंस हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, अगर आपकी कंट्री का कानून ही कह दे कि अकाउंटिंग का ये जो तरीका तूने फॉलो कर रखा था ना, ये अब नहीं चलेगा, तो भैया कानून से ऊपर थोड़ी कुछ है। तो भैया अगर लॉ कहता है चेंज करो, तो आपको अपना अकाउंटिंग प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी। कंट्री का कानून कहता है चेंज करो, तो आपको अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस बदलनी पड़ सकती है। वैसे तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन कब रेयर केस है जब आप कंसिस्टेंसी को तोड़ सकते हो। दूसरा, एएस, हमारे अकाउंटेंट्स के भी कुछ लॉ बने हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है ना। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज की डेट में एप्लीकेबल है। तो वहां अगर चेंज आ गया, क्योंकि मैंने बताया था अकाउंटिंग जो है वो मतलब अभी भी हम सीख ही रहे हैं अकाउंटिंग को ना, कई बार चेंजेस होते रहते हैं, कई बार कानून में भी चेंजेस होते हैं, कानून थोड़ी हमेशा एक जैसा रहता है, कानून में भी चेंजेस होते हैं। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर, यानी अकाउंटेंट्स का कानून अगर कहते कि चेंज करो, तो भी चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, जब आपको लगे कि चेंज करने से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी, तो भी आप चेंज करोगे। जब आपको लगे कि यार मेरा जो तरीका मैंने फॉलो कर रखा था वो था ही बेवकूफ तरीका, तो भी आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करोगे अपने बेटरमेंट के लिए। बट अगर ये तीनों चीजें नहीं है, तो फिर तो भैया जो तरीका आपने फॉलो कर लिया वही चलाना है आपको ईयर आफ्टर ईयर। बताओ भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करो। मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्या पढ़ाई है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, बट इनको अजम्पशंस बोलते हैं।
अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को ही पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल्स को ही मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, कन्वेंशंस भी बोलते हैं, एक ही बात है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, सोचो, जस्ट 1 सेकेंड। तो बेटा ये कुछ प्रिंसिपल्स और हैं, आइए जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमें क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन का पालन करता हूं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरा बिजनेस तो ना बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा, मतलब मुझे भी नहीं पता कितने साल चलेगा, मेरा बिजनेस तो 500 साल चलेगा। तो फिर एक काम करते हैं, आपके बिजनेस में आपको कितना फायदा हुआ और कितना घाटा हुआ, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम सीधा 500 साल कंप्लीट होने के बाद, है ना। एक बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कितने साल तक ये बिजनेस चलेगा, फिर जितने भी साल तक हमारा बिजनेस चलेगा उसके बाद हम बैठ जाएंगे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने में। कितनी अजीब बात है ये। अरे भाई तेरे घर का बिजनेस नहीं है ना, अब कंपनी बन चुकी है, अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज बैठी हैं, सरकार, सबसे बड़ा एग्जांपल सरकार तेरे से टैक्स लेने के लिए बैठी है। तो क्या बोलेगा कि अभी तो मैंने प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं करा, मैं क्यों दूं टैक्स? समझ में आ रही है बात? आप सरकार को क्या बोलोगे कि नहीं जी मैं तो अपना प्रॉफिट जो है सीधा जब मेरी दुकान बंद हो जाएगी ना, जब आज से 500 साल बाद, तब मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो बेटा सरकार जो है वो निकाल लेगी बस टैक्स आप में से ना। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने हमें सिखाया कि हमारे बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है, हमारे बिजनेस की लाइफ बहुत बड़ी है। तो क्या करें फिर? तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करना क्या? क्योंकि हमारे अंदर भी तो एज अ बिजनेसमैन या एज अ ओनर आपके अंदर भी तो क्यूरियोसिटी है ना कि यार बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है। तो अपन क्या करते हैं कि बिजनेस की जो लाइफ है ना, जो बहुत बड़ी है, उस लाइफ के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। कैसे कैसे टुकड़े करते हैं? छोटे 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 टुकड़े करते हैं, ठीक है। 12-12 महीने के टुकड़े कर दो। बिजनेस की जो जिंदगी है वो बहुत बड़ी है, तो एक काम करो उसको टुकड़ों में विभाजित कर दो। तो मैंने 12-12 महीने के एक एक साल के टुकड़े बना दिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि हर 12 महीने कंप्लीट होने पर आप प्रोड्यूस करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या प्रोड्यूस करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर 12 महीने कंप्लीट होंगे, एक साल कंप्लीट होगा, फिर आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर 12 महीने कंप्लीट होंगे, फिर आप बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको कदम कदम पर, वक्त वक्त पर पता चलता रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर कि आपके बिजनेस के फाइनेंस का क्या हाल है, प्रॉफिट है कि लॉस है, बिजनेस में आज की डेट में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, जो भी देनदारी है सरकार के प्रति वो भी आप निपटाते रहोगे साल दर साल। ये हमें सिखाता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आसान शब्दों में बताना चाहूंगा दोस्त कि बिजनेस की जो लाइफ है उसे स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है ताकि टाइमली आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 12 महीने का पीरियड है, जो ये आपका 12 महीने बोले तो एक साल का पीरियड है, ये दो तरीके से हो सकता है बेटा। ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, कैलेंडर ईयर का मतलब आप सब समझते हैं कि अगर शुरू होगा 1 जनवरी 2027 को तो खत्म भी हो जाएगा 31 दिसंबर 2027 को। लेकिन फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल सपोज 2026 को, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2027 को। आ रही बात समझ में? तो है तो 12-12 महीने का ही पीरियड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारी मर्जी है, या तो 31 दिसंबर को बना लो हर साल, या 31 मार्च को बना लो हर साल। ये था कौन सा प्रिंसिपल? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब सर क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो भी थोड़ा थोड़ा दिखाते रहो ना, थोड़ी थोड़ी चिंगारी छोड़ते रहो ना क्वेश्चन की भी। तो आपके सामने है, कह रहा है जी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो हर साल, है ना, अपनी जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो आप हर साल, और हर साल आप ये डेप्रिसिएशन सेम मेथड से ही लगाते हो, मतलब चेंज नहीं करते आप मेथड आमतौर पर। तो ऐसा आप किस वजह से करते हो? समझ रहे हो? तो जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के जो नियम हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जा रहे हैं एक्चुअली। तो बताओ ना, ऐसा हम किस वजह से करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन का पालन करते हैं हम।
क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं बेटा। अगला बेटा तेरे सामने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं आमतौर पर बच्चों को, जब मेरे पास डे 1 कोई बच्चा पढ़ने आता है ना, इवन ऑफलाइन क्लास में भी जब मैं पढ़ाता था बहुत पहले, तो आते ही मैं सबसे पहले बताता हूं भाई देख बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। अब जरा ध्यान से सुनना। आपने एक चैप्टर शायद हो सकता है पढ़ा हो, अकाउंटिंग इक्वेशन करके। आपने उसके अंदर पढ़ा होगा कि हम एक तरफ तो रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की एसेट्स को, और दूसरी तरफ हम रिकॉर्ड करते हैं ओनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल को, और हमारी जो बाहर वालों की जो लायबिलिटीज हैं उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मतलब डबल डबल हम चीजों को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है उसकी एक अपनी अलग पहचान है, और जो बिजनेस मैन है उसकी अपनी अलग पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ मैं हूं, ये रहा मैं, ये देखो मेरी फोटो, एक तरफ है शिवम, ठीक है, और इसने एक दुकान खोली है जिसका नाम है अल्फा छोले भटूरे। अल्फा नाम की देखो क्या मैंने ऐसी तैसी कर दी, अल्फा छोले भटूरे। क्लियर हो गई बात? तो ये तो है मेरी दुकान यानी मेरा बिजनेस, और ये हूं मैं यानी कि बिजनेस मैन। क्लियर? तो हमें ऐसा मान के चलना है कि इस भाई ने जो इसको पैसा दिया है वो इसका अपना पैसा नहीं है। यह अजीब फनी लगेगा सुनने में, लेकिन इसके ऊपर ही टिका हुआ है आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम एक्चुअली। तो आपको क्या मान के चलना है भाई कि इसकी एक अलग पहचान है और इसकी एक अलग पहचान है। आप ऐसा मान के चलो कि ये भी एक इंसान है और ये भी एक इंसान है। अब मुझे बताओ किसने किसको पैसा दिया? शिवम ने पैसा दिया किसको? इसको। मान के चलो ये एक इंसान है, इसको पैसा दिया। तो अब ये जो ये वाला इंसान है, इसका फर्ज बनता है ना कि उसका पैसा चुकाना है, फ्यूचर में चुकाना है। इसलिए तो हम अपनी कैपिटल को लायबिलिटीज के साथ लिखते हैं। समझ में आ रही बात? ओनर का क्लेम बिजनेस के ऊपर अलग लिखा जाता है, बिजनेस की एसेट्स अलग लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। और अकाउंटिंग जो हम करते हैं बेटा, अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो सारी की सारी दुकान के नजरिए से होगी, दुकानदार के नजरिए से नहीं होगी। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं होगी। जैसे ही बिजनेसमैन जरा सा भी पैसा बिजनेस में से निकाल के अपने घर ले जाता है, हम तुरंत चिल्ला देते हैं, ओए ड्राइंग कर ली तूने ओए। अब कहने को तो भैया बिजनेसमैन का ही पैसा है वो, लेकिन नहीं। बिजनेस, घर की ट्रांजेक्शन अलग, दुकान की ट्रांजेक्शन अलग। अब ऐसे तो घर पे उसके 5 एसेट्स और पड़ी हैं, तो क्या आप उन एसेट्स को भी बिजनेस की एसेट्स के तौर पर कंसीडर करते हो? क्या नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसलिए बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, वो हम दुकान का अपना पैसा हम नहीं मानते, वो दुकानदार का पैसा है। इसीलिए हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो एक तरफ हम लिखते हैं एसेट्स और एक तरफ लिखते हैं लायबिलिटीज, और कैपिटल को भी हम फिर लायबिलिटीज वाली तरफ ही लिखते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो आप डबल डबल चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका सिद्धांत कहां से पैदा हो रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से पैदा हो रहा है। चलते हैं सर आगे। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी है वैसे तो, ठीक है ना, और बहुत ही खूबसूरत है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो हमें बड़ी बेसिक सी बात समझाता है कि भैया वो ट्रांजैक्शंस और वो इवेंट्स ही आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो मनी के टर्म्स में जिनको मेजर किया जा सकता है। नंबर ऑफ यूनिट्स ये सब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रुपए में जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, रुपए डॉलर जो भी फिर कंट्री वाइज डिपेंड करता है, भारत में अगर मैं हूं तो रुपए की बात करूंगा, तो जिसको हम रुपए में माप सकते हैं, तोल सकते हैं, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को और सिर्फ उसी इवेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बाकी अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप रुपए में नहीं माप सकते, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए कोई जगह नहीं है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कोई जगह नहीं है। जैसे मुझे 2 लोग फायदा देते हैं, एक मुझे फायदा देती है अपने ऑफिस के अंदर मशीन जो रखी हुई है, ये मुझे फायदा देती है, और एक मुझे फायदा देता है अपना एम्प्लॉय जो मेरे यहां काम करता है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं,
मशीन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है ना मेरा, बेचारा बड़ा मेहनती आदमी है यार, बहुत मेहनती आदमी है, तो इसकी वजह से मुझे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर मैं मशीन को तो रिकॉर्ड कर सकता हूं, एम्प्लॉय को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन की वैल्यू मुझे पता है। मैंने कुछ पैसे देकर मशीन को खरीदा है, तो मुझे पता है मशीन 5 लाख रुपए की है। एम्प्लॉय को थोड़ी मैं बोल दूंगा भाई तू 5 लाख रुपए का आदमी है, या तेरा रेट क्या है, ये थोड़ी बोलूंगा मैं एम्प्लॉय को। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं एम्प्लॉय को? हालांकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं एम्प्लॉय को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाया? क्योंकि मैं उसको मनी के टर्म्स में, रुपीज में मैं उसको माप नहीं सकता, मेजर नहीं कर सकता। ऐसी आप अगर अकाउंटेंट हो, है ना, और मैं आपको कोई ट्रांजैक्शन दे रहा हूं रिकॉर्ड करने के लिए कि चल भाई रिकॉर्ड कर, आज हमने 4 मशीनें खरीदी, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला, सुना आपने ध्यान से? मैंने आपको बोला कि अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर। क्या रिकॉर्ड कर? कि आज हमने 4 मशीनें खरीदी, रिकॉर्ड कर। अरे भैया 4 मशीनें कितने रुपए की खरीदी वो तो बताओ, बगैर उसके रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किलोग्राम, ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा, रुपए में उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तभी अकाउंटिंग होगी। अदरवाइज वो चीज क्वालिटेटिव कितनी भी हो आपके लिए, क्वालिटी उसके अंदर कितनी हो, लेकिन हमें क्वांटिटी चाहिए, और वो भी मनी के टर्म्स में चाहिए, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। मशीनें 4 हैं, ये अलग से रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन 4 मशीनें कितने की है रुपीज में, वो हमें चाहिए भैया वैल्यू। ठीक है ना? बाकी आज बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, अरे क्या करोगे इसको रिकॉर्ड करके? आपकी मार्केट में बहुत रेपो है, उसको भी अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता हमें रुपीज में। यह सिखाता है हमें जी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बड़ा है, बट मैंने आपके रीडिंग के लिए ये चीजें बड़ी करी हैं। या जैसे सपोज आज आपने एक नए बंदे को ऑफिस में अपॉइंट करा, नया मैनेजर अपॉइंट करा, अच्छी बात है, कर लिया। अब इसको रुपए में कैसे मैं मेजर करूं? जब सैलरी दूंगा तब रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि तब मेरे पास रुपए में ट्रांजेक्शन होगी रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है भाई, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, ये रहा भैया। ये क्वेश्चन डीएवी बोर्ड में आया था, और ये दिल्ली गवर्नमेंट में भी आया था 2020 में। अच्छा क्वेश्चन है। 11th में असल में समस्या ये है ना कि सीबीएसई का कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं खास, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? फिर क्वेश्चन पुराने उठाने पड़ेंगे ना कहीं से। तो आइए देखते हैं। ज्योति ट्रेडर हैज अ लॉयल एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स। ज्योति ट्रेडर्स के पास एक बड़ी लॉयल और बड़ी वफादार और बड़ी डेडिकेटेड काम करने वाली लोगों की का ग्रुप है, वर्कफोर्स है। द ओनर ऑफ द फर्म वांट्स टू रिफ्लेक्ट दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे यहां के जो वर्कर्स हैं बड़े मेहनती हैं और बड़े लॉयल हैं, तो जो हमारी ओनर है ज्योति, कहती है कि भाई इस बात को रिकॉर्ड करो, इस बात को रिकॉर्ड करो कि हमारे जो वर्कर्स हैं बड़े मेहनती हैं। अबे मेहनती को रिकॉर्ड कैसे करूं? मैं तो सिर्फ रुपए में ही चीजों को रिकॉर्ड कर सकता हूं ना। तो अपना ओपिनियन दो जरा इस स्टेटमेंट के ऊपर, और बताओ कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल दर्शाया गया है यहां पर। तो भैया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इसका करेक्ट आंसर है। किसकी बात हो रही है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात हो रही है, जो कि हमें सिखाता है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें हम मनी के टर्म्स में, रुपए के टर्म्स में माप तोल सकते हैं। आ रही बात समझ में? आर यू इंजॉइंग दिस सेशन? इंजॉय कर रहे हो आप? कर रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट्स में अपना प्यार जरूर देना, क्योंकि एक वीडियो के पीछे जब मैं लगता हूं तो मुझे पीपीटी बनाना और ये सारी चीजें करनी, इसमें बहुत टाइम लगता है। लेक्चर रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो कंटेंट है इसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो अपना प्यार जरूर देना भाई, और चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना इस वीडियो को। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को अपन कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बेहद खूबसूरत लाइन है, वो जो मैं लिख के दिखाना चाहता हूं आपको यहां पर, और वो लाइन है कि डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। यार देखो, बिजनेस में ना अपन चाहते हैं कि अपन सेफ खेलें,
जैसे अभी आज बहुत बारिश का मौसम था, तो सुबह मौसम सुहाना था, तो मैंने कहा यार आज तो स्कूटी लेके जाऊंगा, ठंडी ठंडी हवाएं, रोमांटिक मौसम, स्कूटी से जाऊंगा आज अपने इस स्टूडियो में। लेकिन फिर बाद में हल्की हल्की बारिश होने लगी, तो मैंने कहा नहीं यार गाड़ी से जाना सही रहेगा, सेफ खेलते हैं। नहीं आई तो अलग बात है बारिश, लेकिन अपन गाड़ी से जाएंगे, सेफ खेलना है अपने को, भीगने का शौक नहीं है। ठीक है, एक तो आदमी जब वैसे ही सिंगल होता है तो उसको ये सारी चीजें भीगना और ये सारी चीजें पसंद वैसी भी नहीं होती। ठीक है ना, तो मैं गाड़ी लेकर चला। ऐसे ही आप हेलमेट पहनते हो, क्यों? रोज गिर ही रहे हैं क्या लोग? मतलब रोड पर रोज गिरे ही जा रहे हैं क्या? अरे नहीं गिर रहे हैं भाई, लेकिन अगर गिर गए तो, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो इस खोपड़ी का बचाव मांगता है कि नहीं मांगता है अपने को? इसलिए हम पहले से ही हेलमेट पहन के चलते हैं। सेफ खेलना है ना अपने को, सेफ खेलना है। तो अच्छा, ऐसी बिजनेस में कैसे अपन सेफ खेल सकते हैं? बिजनेस में भी सेफ खेलने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक सिंपल सी बात है कि अगर आज आपको लग रहा है, आपको ऐसा सपने में आया है, या आप ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि शायद अगले महीने हम मोटा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, शायद अगले महीने हम मोटा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, तो कमा लिया क्या? तेरी जेब में आ गया क्या प्रॉफिट? जेब में छोड़, सेल कर दी क्या तूने? गुड्स बेच दिए क्या? नहीं ना, अभी तो सिर्फ तुझे लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक कॉल आया तेरे पास कि भाई हम तुम्हारी दुकान से सामान उठाने वाले हैं मोटा, तो कॉल ही तो आया, अभी प्रॉफिट थोड़ी कमा लिया तूने। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हम मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जब कमा लोगे तब रिकॉर्ड कर देना। एडवांस में प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपने मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों को उधार दे दिया और कुछ लोगों की शक्ल बता रही है कि उनकी नीयत नहीं है पैसा देने की, तो हम पता क्या करते हैं, हम पहले से ही नुकसान के तौर पर इस चीज को बुक कर लेते हैं। हम नुकसान के तौर पर इसे रिकॉर्ड कर देते हैं पहले ही, बिना उस आदमी को बताए। ऑफ कोर्स हम पहले ही नुकसान के तौर पर रिकॉर्ड कर देते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा कि जिसकी भैड़ी शक्ल देख के आपको लग रहा था कि शायद यह आदमी हमारा पैसा डुबा सकता है, अगर वो सचमुच पैसा डुबा भी देगा ना, तो आपको एकदम से कोई शॉक नहीं लगेगा, कोई एकदम से सरप्राइज नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप पहले ही इस नुकसान को बुक कर चुके हो, इस नुकसान को रिकॉर्ड कर चुके हो। और अगर वो पैसे दे देता है तो बल्ले बल्ले। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है असल में। हम बैड डेट्स, एक कॉन्सेप्ट होता है बैड डेट्स, जर्नल चैप्टर में पढ़ोगे आप, ठीक है ना? तो अगर कोई इंसान लंबे समय तक पैसा नहीं देता ना, तो हम उस पैसे को मरा हुआ पैसा घोषित कर देते हैं। बाद में अगर दे गया तो दे गया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि कभी भी किसी प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, प्रॉफिट को एडवांस में नोट डाउन नहीं करना। लेकिन अगर लॉस लग रहा है कि होगा, लग भी रहा है ना, शक भी है ना, उसके बेसिस पर भी आप लॉस को तो भैया प्रोवाइड करोगे, लॉस के लिए तो आप तैयारी करोगे। तो हम प्रोविजंस बनाते हैं, फ्यूचर में कंसेप्ट पढ़ोगे आप, प्रोविजंस बनाते हैं हम लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आपकी एसेट आपको दिख तो रही है ना, जैसे आपके घर में एसी टंगा हुआ है। अब एसी आपने सपोज 50,000 रुपए का खरीदा था, आज से 5 साल बाद बेचोगे, 50,000 का बिकेगा? नहीं। तो 5वें साल में आपको नुकसान होने वाला है। तो दिख तो रही है ना, तो 5वें साल का इंतजार क्यों करना? तो इसलिए हम हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगा लगा के एसी को पहले ही कम कर देते हैं। ठीक है, ये था भैया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें सेफ खेलना सिखाता है, इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार नाम अलग अलग हो जाता है, तो प्रूडेंस का नाम याद रखना, कंजर्वेटिज्म। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो सर प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना क्या? अरे नहीं भाई, रिकॉर्ड करना है। समझ वो बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रॉफिट आपको कब तक रिकॉर्ड नहीं करना, जब तक प्रॉफिट सचमुच हो ना जाए, जब तक प्रॉफिट आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन लॉस को एडवांस में रिकॉर्ड कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है यार कि लॉस हो सकता है यार, तो एडवांस में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बचा हुआ माल पड़ा है बहुत ज्यादा, स्टॉक आपके पास बचा हुआ पड़ा है बहुत ज्यादा, और बिका नहीं, कोई बात नहीं, बचा हुआ है माल में, दुकान में जो है माल बहुत बचा हुआ है। फिर एकदम से क्या होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो एडवांस वर्जन लॉन्च कर देता है। सपोज मोबाइल फोन है, बहुत सारे हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर ने दूसरे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए।
तो अब ये वाला जो माल मेरे पास पड़ा हुआ है ये मुझे सस्ते में बेचना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं इसको महंगे में बेच दूं, लेकिन पॉसिबली है कि मेरे को सस्ते में ही निकालना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कुछ हो गई है तिगड़म, तो मैं ऑलरेडी उस नुकसान को रिकॉर्ड कर दूंगा। बेशक वो नुकसान अभी हुआ नहीं है मुझे, पर मैं एडवांस में रिकॉर्ड कर दूंगा। चलिए भाई, प्रूडेंस हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट का नाम याद रखना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। समझे? कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक एसेट को आपको रिकॉर्ड करना है, सपोज किस कीमत पर रिकॉर्ड करोगे। एक एसेट है, एक मशीन है, सपोज आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ ऊपर से, मोटा मोटा 10 की जगह 11-12 लाख रुपए की आपको वो मशीन पड़ गई, तो 12 लाख पे ही आप उस मशीन को रिकॉर्ड करोगे ना। कॉस्ट यानी कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब जो कीमत हमने अदा करी है किसी एसेट को परचेज करने के लिए, 12 लाख रुपए, कुल मिला के 12 लाख ही हो गया। 12 लाख पे ही तो रिकॉर्ड करोगे। हर साल मार्केट वैल्यू में क्या बदलाव आ रहा है ये बार बार कंसीडर करते रहोगे क्या आप? डेली बैठोगे चेक करने की, यार क्या लगता है मार्केट वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी? तो हम डेली ऐसा नहीं कर सकते, हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है उसके अंदर। क्लियर? हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार मार्केट वैल्यू आज हमें लग रहा है ज्यादा हो गई तो चलो 12 लाख की जगह 14 लाख रिकॉर्ड कर दिया, फिर हमें लग रहा है नहीं यार मार्केट वैल्यू इसकी खत्म है, 3-4 लाख ही बचा है, फिर हमने 3-4 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया। ऐसा नहीं है। हम टाइमली एक चीज कर सकते हैं, एक बेसिक सा डेप्रिसिएशन हम लगा सकते हैं हर साल कि भैया हर साल 10% यानी 10% हमें घटाना ही घटाना है, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन हर बार आपको मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, यह समझाता है आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मार्केट वैल्यू तो आज ज्यादा है, कल कम हो सकती है, परसों फिर ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर मुझे ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप उसका परचेज प्राइस कंसीडर कर लो जितने की खरीदी थी, प्लस जितना आपको अपने पास खरीदने के बाद मंगवाना भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है, जब तक एसेट पूरी यूज करने लायक ना हो जाए तब तक बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो सारे खर्चे हो गए ना, एसेट 10 लाख की थी, खर्चे करते करते 12 लाख की पड़ गई टोटल, अपने यहां ला के एकदम टिप टॉप एसेट एकदम रेडी टू यूज हो गई 12 लाख में, तो आप 12 लाख पे रिकॉर्ड करोगे एसेट को। हो सकता है घर लाने के बाद, जैसे गाड़ियों में बड़ा होता है, फेसलिफ्ट वर्जन आ गया जी, दूसरा वर्जन आ गया जी, सीएनजी वाला वर्जन आ गया जी, इलेक्ट्रिक आ गई जी, तो आपकी जो गाड़ी आपने खरीद लिया ऑलरेडी उसकी मार्केट वैल्यू आप पता करोगे तो हो सकता है वो बोले कि नहीं जी मार्केट वैल्यू कम है, लेकिन कई बार मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है। एक बार क्या हुआ, मेरे पास बहुत पहले एक गाड़ी होती थी ऑल्टो, मारुति ऑल्टो, ठीक है, और मेरे को उसे बेचना था, मुझे होंडा जैज लेनी थी जो मेरी करंट कार है, मैं फ्लेक्स नहीं मार रहा, मैं वैसी स्टोरी समझा रहा हूं। तो वो 2 लाख रुपए मुझे उसके मिल रहे थे यूज्ड कार मार्केट में, मेरे को ऑल्टो जब बेचनी थी तो मुझे उसके 2 लाख रुपए मिल रहे थे। फिर मैंने प्लान चेंज करा और मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं बेचनी। 6 महीने बाद मैंने अपनी उस पुरानी गाड़ी को बेचा तो एक बंदा 2,10,000 देने को रेडी हो गया। यानी कि गाड़ी डेप्रिशिएट होनी चाहिए थी लेकिन मुझे उल्टा ज्यादा पैसे मिल गए। कारण क्योंकि पेट्रोल उस वक्त बहुत महंगा हो रहा था और मेरी गाड़ी सीएनजी वाली थी, तो सीएनजी गाड़ियों के दाम पुराने यूज्ड कार मार्केट में भी स्टेबल थे और बढ़ रहे थे। तो मार्केट वैल्यू में जो ये बदलाव आ रहे हैं मैं बार बार थोड़ी कंसीडर कर सकता हूं यार, मैं तो अपनी कॉस्ट पर ही चीजें कैलकुलेट करूंगा ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू ना जस्टिफाइड नहीं होती। मैं बताता हूं, देखो कॉस्ट जो है, कॉस्ट जस्टिफाइड है क्योंकि आपने उसके लिए कीमत अदा करा, आपके पास बिल है, आपके पास सबूत है कि हाँ भाई 12 लाख की है ये एसेट, लेकिन मार्केट वैल्यू का कोई सबूत थोड़ी है, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे। चलते हैं आगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया हमने इसके ऊपर। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का जन्म कहां से हुआ है। अभी मैंने आपको एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बताया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखो चीजें हमारी एक लाइन में चलनी थी, है ना, एक लाइन में चलनी थी हमारी चीजें, यानी हम चाहते तो अकाउंटिंग ऐसे भी कर सकते थे कि हम सिर्फ एक लाइन में अपनी सारी एसेट्स रिकॉर्ड कर देते, कैश रिकॉर्ड करते, हम बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड कर देते, हम अपने माल को यानी स्टॉक को रिकॉर्ड कर देते, लेकिन नहीं। एक इंसान था जिसने डबल एंट्री सिस्टम को लॉन्च करा, ल्यूका पैसियोली उनका नाम है, इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को लाया और उन्होंने क्या बोला कि बाबू आप अपनी एसेट्स तो रिकॉर्ड करोगे ही करोगे, साथ साथ इन तीनों का जो टोटल है वो कैपिटल कहलाएगा और कैपिटल को आप अलग से रिकॉर्ड करोगे। हर चीज का डुअल इफेक्ट हो रहा है।
क्यों हो रहा है डुअल इफेक्ट? क्योंकि तुमने बिजनेस को अलग माना है और तुमने बिजनेसमैन को अलग माना है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका जन्म किस कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है? तो साहब, इसका जन्म बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है। क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने 2 तीर निकलवा दिए थे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ने क्या करा था, क्या रचना रची थी? उसने 2 तीर निकलवा दिए कि भैया बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, बस बेड़ा गर्क। अब यहीं से हर चीज डबल डबल रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। अच्छा, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, ऐसा किसने बोला? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। अब चूंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का पालन हो गया, तो अब हर चीज की डुअलिटी भी आएगी, फिर हर चीज डबल डबल भी रिकॉर्ड होगी, है ना? घर से पैसा आया तो कैश में भी रिकॉर्ड करो, कैपिटल में भी रिकॉर्ड करो। क्लियर हो रही है बात? उधार माल खरीदा तो माल में भी रिकॉर्ड करो और एक तरफ क्रेडिटर में भी रिकॉर्ड करो। तो ये कहता है चीज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो सिद्धांत है, बस वही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या कहता है अपने को कि भैया हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होंगे। हर ट्रांजैक्शन एक 2 फोल्ड ट्रांजैक्शन होगी, 2 फोल्ड। ठीक है, हेड्स भी और टेल्स भी, 2 एस्पेक्ट होंगे हर एक ट्रांजैक्शन के। ये देखो 2 फोल्डेड एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों इक्वल अमाउंट के होंगे। डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। धीरे 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 आप फ्यूचर में प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ोगे तो इसके बारे में और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं सर मटीरियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। सर मटीरियलिटी प्रिंसिपल आपको यह सिखाता है कि यार आप ना इममटीरियल चीजों से बचो। जो रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, उस चीजों से बचो। जैसे घर की जो ट्रांजैक्शन है वो दुकान में रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता, उस चीज से आप बचो। या फिर एक बिजनेस है जो 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जिस बिजनेस का, कितने का? 250 करोड़ का बिजनेस है। तो भैया 250 करोड़ जो कंपनी कमा रही है सालाना, उस कंपनी में अगर 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं, क्या बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है? हो सकता है 1 लाख रुपए की कोई आपने एसेट खरीदी हो, पर वो कंपनी उसे मिसलिनियस एक्सपेंसेस में दिखा के खत्म कर दे। क्योंकि 250 करोड़ कमाने वाली कंपनी के लिए 1 लाख रुपए कोई कंसिडरेबल अमाउंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर एक दूसरा बिजनेस है जो साल के 5 लाख कमाता है सिर्फ, और उसने अगर कोई 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, तो भैया वो तो पूजेगा उस एसेट को, प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा उसको, टाइमली डेप्रिसिएशन लगाएगा। लेकिन 250 करोड़ वाली कंपनी में अगर सेम 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी गई है, सेम 1 लाख रुपए का लैपटॉप यहां भी और वहां भी, यहां छोटी कंपनी है तो उसके लिए 1 लाख रुपए अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, बहुत मटीरियल है उसके लिए। लेकिन 250 करोड़ वाली कंपनी के लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, वो तो खर्चे के रूप में दिखा के खत्म कर देगी लैपटॉप को। वो ना लगा रहे जी लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन, वो नहीं लगा रहे लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन। उन्होंने खर्चा दिखाया, आगे बढ़ गए, खत्म। अब लैपटॉप 4 साल चलता हो, 5 साल चलता हो, वो देखा जाएगा। क्योंकि उनके पास लैपटॉप से इतने, किस किस पे डेप्रिसिएशन लगाने बैठेंगे वो। इस बात को समझो। मटीरियलिटी प्रिंसिपल, मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि यार आपका जो फोकस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आपका फोकस जो है वो सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, मटीरियल का मतलब जरूरी, सिग्निफिकेंट चीजें। मटीरियल का मतलब यहां पर माल नहीं है। तो आपको अपना एफर्ट ना वेस्ट नहीं करना। जो चीजें आपके लिए इममटीरियल हैं, जो चीजें आपके लिए इममटीरियल हैं, यानी जिन चीजों को याद में रखने से मेरी इनकम कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन चीजों को आपको अलग से अपना टाइम नहीं देना है। सिर्फ जरूरी आवश्यक चीजों का आप अपना टाइम दो। क्लियर? और कोई भी चीज मटेरियल कब कहलाएगी? जब उसके पता होने से आपका डिसीजन बदलेगा, जब डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ेगा। जैसे 1 लाख रुपए का लैपटॉप अगर 5 लाख कमाने वाली कंपनी ने खरीदा, तो उसके लिए वो एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन 250 करोड़ वाली कंपनी के लिए वो बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो कोई चीज किसके लिए मटेरियल है और नहीं है, वो डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर एक्चुअली, कि उस कंपनी में कितना टर्नओवर है, उस कंपनी का क्या स्केल ऑफ बिजनेस है। अच्छा, मटीरियलिटी प्रिंसिपल एक्चुअली बहुत जरूरी प्रिंसिपल नहीं है। यह प्रिंसिपल आपको लेके जाता है एक दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर, जो कि है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि भैया मटेरियल आपके लिए क्या है वो पता चल गया ना। पीछे मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने आपको बता दिया कि आपके लिए क्या मटेरियल है, क्या नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। रिकॉर्ड दोनों कंपनियां करेंगी, लेकिन किस तरह रिकॉर्ड करती हैं वो बदल जाएगा दोनों तरह की कंपनियों में। अब मटेरियल आपको पता चल गया क्या है, क्या आपके लिए रेलेवेंट जरूरी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता लग गई।
तो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो फिर कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, अकाउंटेंट से कोई भी फैक्ट छुप ना जाए। हर वो चीज जो हमारे लिए मटेरियल है, जरूरी है, उसका डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई साहब अकाउंटेंट जो है वो तो सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा है, जो कि एक मैकेनिकल सी चीज है, लेकिन उसके द्वारा की गई अकाउंटिंग के बेसिस पर बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर छुप गई गलती से तो हो सकता है डिसीजन मेकिंग पे हमारी फर्क पड़ जाए, और डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ गया तो बिजनेस भी ठप हो सकता है। अकाउंटिंग ने संभाला हुआ है पूरे बिजनेस को, इसलिए हर चीज का कंप्लीट डिस्क्लोजर देना जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि फुट नोट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फुट नोट्स का। ये देखो यहां पर शब्द भी है, फुट नोट्स। कोई अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी भी है तो आप एक्स्ट्रा नीचे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे देते हो। जैसे फॉर्मेट वगैरह बनाया हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने का या जो भी कैलकुलेट करने का, लेकिन एक्स्ट्रा अगर हमने कुछ भी पहुंचानी है बात मैनेजमेंट तक तो हम ब्रैकेट में नीचे अंग्रेजी में उसका रीजन बता सकते हैं। जैसे इस साल अगर हमारी सेल बहुत कम हुई है, जो कि एक बहुत मटेरियल इंफॉर्मेशन है कि भाई इस साल सेल इतनी कम क्यों हुई है, तो नीचे रीजन दिया जा सकता है कि भैया कोविड चल रहा था, सभी का मार्केट डाउन था, इसलिए हमारा मार्केट डाउन था। समझ में आ रही बात? ये कहता है जी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कि जो भी रेलेवेंट जरूरी फैक्ट्स हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है उसको आपने कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो डिसीजन मेकर्स तक यानी कि यूजर्स तक करेक्टली पहुंच जाए। सर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बाद एक प्रिंसिपल आता है जिसको अपन बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये सर मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनना। सर मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि सपोज आपको 2025 आपका ईयर चल रहा है और 2025 का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सपोज, तो आप क्या करोगे? एक लाइन खींची और 2025 की एक काम करो, 2025 की सारी इनकम एक तरफ लिख दो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, तो 2025 में आपने जितनी इनकम कमाई है उसे एक तरफ लिख दो और जितने आपके खर्चे हुए हैं उसे एक तरफ लिख दो। बस इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में कंपेयर करोगे, प्रॉफिट पता लग जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैचिंग करने का मतलब क्या होता है। सर देखो, आपने अपनी इनकम एक तरफ लिखी, खर्चे एक तरफ लिखे। खर्चों में एक खर्चे का एग्जांपल देता हूं चलो आपको। रेंट, हमारे यहां रेंट 1000 रुपए महीना है। हमारे यहां रेंट कितना है? 1000 रुपए महीना। तो 12 महीने का कितना बना? 12,000 बना। तो सर अगर हमारे यहां रेंट 1000 रुपए महीना है तो 12 महीने का 12,000 बना। लेकिन इस साल क्या हुआ कि 2025 में हमने एक महीने का रेंट दिया नहीं, जिस वजह से हमारा जो एक्चुअल रेंट का आउटफ्लो हुआ वो सिर्फ 11,000 रुपए हुआ। अब मैं आपसे कमेंट्स में पूछना चाहता हूं कि वैसे तो रेंट हमारा 1000 रुपए महीना है, तो 12,000 रुपए का लुफ्त उठाया हमने, विच इज ट्रू। लेकिन इस साल एक महीने का रेंट हमारा पेंडिंग रह गया, जिस वजह से हमारी जेब से 11,000 ही गए। तो मुझे अपने खर्चों में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? 11,000 या 12,000? सर 12,000 रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 1000 रुपए आपने पे नहीं करे वो फिर भी बिलोंग तो 2025 से ही करते हैं ना मेरे भाई, बिलोंग तो 2025 से ही करते हैं ना। अब सपोज आपका ईयर खत्म हुआ मार्च में, मार्च 2025 में आपका ईयर खत्म हो गया सपोज, तो एक खर्चा है जो कि आपने बाद में पे करा, अप्रैल में पे करा या मई में पे करा, और अप्रैल और मई के महीने में क्या था कि अगला साल शुरू हो चुका था। तो बेशक उस खर्चे की पेमेंट अगले साल में हो रही है, लेकिन उस खर्चे का बेनिफिट आपने कब लिया है? प्रीवियस ईयर में। इसलिए उस खर्चे की अकाउंटिंग भी कब होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए सर हम क्या करते हैं कि 2025 के जब जो भी हम एक्सपेंसेस यहां पर कंसीडर करेंगे वो हम अक्रूअल बेसिस पर कंसीडर करेंगे, और इनकम भी हम अर्न्ड बेसिस पर कंसीडर करेंगे। कोई इनकम अगर आपने कमा ली है 2025 में तो आप उसे यहां पर कंसीडर करोगे, चाहे वो इनकम आपकी जेब में ना आई हो। ऐसी कोई खर्चे का लुफ्त अगर आपने उठा लिया है तो आप उसे यहां पर कंसीडर करोगे, चाहे वो खर्चा एक्चुअली आपकी जेब से पे ना हुआ हो। और फिर आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में मैच करोगे, तभी आपका करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, एकदम ट्रू प्रॉफिट निकलेगा, अदरवाइज गलत प्रॉफिट निकलेगा। यह कहता है सर मैचिंग प्रिंसिपल, कि जो रेवेन्यू, जो इनकम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड से बिलोंग करती है उसे उसी पीरियड में कंसीडर करना है, चाहे वो हाथ में ना आई हो। तो थोड़ा थोड़ा अक्रूअल अजम्पशन वाली खुशबू भी आपको यहां पर आएगी इस प्रिंसिपल के अंदर।
लेकिन चूंकि मैच करना है तो ये बेसिकली अक्रूवल अजम्पशन का जो तात्पर्य था वो सिर्फ रिकॉर्डिंग से था, लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली प्रॉफिट निकलवाना चाहता है और ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए मैचिंग होनी चाहिए। तो 2025 के खर्चों की और 2025 की इनकम्स की मैचिंग करनी है आपको, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ लेना है इसके बारे में जरा एक बार, ठीक है। फिर आता है सर आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले एक घुट पानी पीना चाहूंगा आपकी अनुमति से, पी लूं। आइए सर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है। देखो एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। अप्रैल का महीना चल रहा था, 15 अप्रैल को मैंने क्रेडिट बेसिस पर एक सेल कर दी, मैंने माल बेचा क्रेडिट बेसिस पर, और 17 अप्रैल को मेरे पास पेमेंट आ गई, और 20 अप्रैल को कस्टमर ने उस माल की डिलीवरी ले ली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कस्टमर आया मेरी दुकान पर 15 तारीख को, स्टोरी है। एक कस्टमर आया मेरी दुकान पर 15 तारीख को, माल ले गया, माल खरीदा उसने 15 तारीख को, पसंद करा, माल खरीद लिया उसने 10, 20, 50 हजार रुपए का। उसने कहा अभी दुकान में ही रहने दो, बाद में आके ले जाऊंगा, ठीक है। 15 तारीख को उस कस्टमर ने माल खरीदा, माल अभी मेरी दुकान में ही पड़ा हुआ है, तो उसने खरीद लिया, है ना, क्योंकि माल उसका हो गया भैया, क्योंकि बिल तो उसके नाम का काट दिया ना मैंने 15 तारीख को। अच्छा 17 तारीख को उसने मेरे को पेमेंट भेज दी, यूपीआई के थ्रू, स्कैनर के थ्रू पेमेंट भेज दी, और वो बेवकूफ डिलीवरी पता कब लेके गया, यानी माल मेरी दुकान से उठा के पता कब लेके गया, 20 तारीख को। तो मेरा सवाल यह है कि अक्रूवल अजम्पशन ने तो चलो आपको ये समझाया था ना कि जब ट्रांजेक्शन हुई है तब आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, तो ट्रांजेक्शन 15 तारीख को हुई है तो मैं 15 तारीख को रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन सेल के रूप में मुझे मेरा रेवेन्यू किस दिन कंसीडर करना है, मुझे मेरा रेवेन्यू किस दिन कंसीडर करना है, 15 तारीख को, 17 तारीख को, या 20 तारीख को। 15 तारीख को मैंने सेल कंप्लीट करी, 17 तारीख को मेरे पे पेमेंट आई, और 20 तारीख को कस्टमर डिलीवरी लेकर गया। सर डिलीवरी 10 दिन बाद लेके जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट कंसीडर नहीं करूंगा क्या? तो सर आपको अपना रेवेन्यू यानी आपको अपनी सेल उस दिन कंसीडर कर लेनी है जिस दिन आपका लीगल राइट बन चुका है पेमेंट प्राप्त करने का। और आपका लीगल अधिकार किस दिन बन गया था, पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार कब आ गया था आपके पास? 15 तारीख को ही आ गया था, क्योंकि 15 तारीख को आपने माल बेच दिया था, बिल काट दिया आपने सामने वाले को, आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी ना। तो भाई साहब जिस दिन आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी उस दिन आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो सकता है 17 तारीख को वो पेमेंट ना भी दे, हो सकता है 17 तारीख को पेमेंट ना दे, तो क्या मैं इसको सेल मानूंगा ही नहीं? मतलब हो सकता है वो 20 तारीख को डिलीवरी ले जाए और पेमेंट वो मेरे को 25 तारीख को दे, 25 तारीख को वो मेरे को पेमेंट दे रहा है। तो सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी 15 को होगी और रेवेन्यू भी 15 तारीख को ही कंसीडर कर लिया जाएगा, डिलीवरी वगैरह से फर्क नहीं पड़ता। ये था सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज अज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन a legal right to receive arises. There is the point of time when goods have been sold और services has been rendered. जिस दिन आपने गुड्स बेच दिए या जिस दिन आपने सर्विसेज दे दी उस दिन आप अपना रेवेन्यू कंसीडर कर सकते हो। अक्रूवल अजम्पशन से जुड़ा हुआ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अब आखिरी प्रिंसिपल जो मैं आपको आज का पढ़ाने जा रहा हूं वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है? अगर मैं अकाउंटेंट हूं और मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो क्या मैं उसमें अपना पर्सनल जजमेंट भी लगा सकता हूं क्या? जैसे आज मैं ऑफिस आया और मैंने देखा कि अरे आज तो 2 नई एसेट्स मुझे दिख रही हैं यहां पर,
ये एसेट्स 1.5 लाख रुपए की रही होंगी, आओ चलो 1.5 लाख रिकॉर्ड कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, शक्ल से तो ये एसेट्स 2 लाख की लग रही हैं, 2 लाख रिकॉर्ड कर देता हूं। अरे क्यों इतनी कलाकारी कर रहा है यार? एसेट अगर तुझे दिख रही है ऑफिस के अंदर तो बिल मांग लेना किसी से। अगर तू अकाउंटेंट है और तू अगले दिन नहा धो के ऑफिस में आया और तुझे 2 नई मशीनें दिखी ऑफिस के अंदर, तो अपने हिसाब से क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? 2 नई मशीनें अगर खरीदी गई हैं तो बिल मिला होगा ना, बिल मांग ले, वाउचर मांग ले, उसके बेसिस पर रिकॉर्ड कर दे। तू भी फ्री, हम भी फ्री। अपना पर्सनल दिमाग क्यों लगाना है जो तेरे पे है नहीं? ये कहता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कब आएगी? यानी मैं वेरीफाई करूं तो ट्रांजैक्शन सही मानी जाए दोनों तरफ से, अकाउंटेंट ने जो रिकॉर्ड करा वो भी और जो सेलर ने रिकॉर्ड करा वो भी। यानी जो बिल कह रहा है वो मुझे अपनी अकाउंटिंग में क्लियर कट दिखना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब अकाउंटेंट अपनी तिगड़म नहीं लगाएगा, सबूतों के बेसिस पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, ना कि गवाहों के बेसिस पर, अपने पर्सनल जजमेंट पर। तो हर एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कौन करेगा? कोई डॉक्यूमेंट। हर एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कौन करेगा? डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर। हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट होता है, कुछ का नहीं होता, वहां फिर पर्सनल जजमेंट लगाना पड़ता है। जैसे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10% लग रहा है या 15% लग रहा है डेप्रिसिएशन, इसका मेरे पास सबूत नहीं है। ठीक है ना सर? तो आपने कोई परचेज करा है, आपके पास बिल होगा या इनवॉइस होगा। नकद खरीदा है तो कैश मेमो होगा आपके पास। आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो रसीद मिली होगी। पैसे निकाले हैं एटीएम से तो उसकी भी पर्ची होती है। हर चीज का सबूत है हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको पर्सनल जजमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ऑब्जेक्टिविटी यानी कि विश्वसनीयता आती है हमारी अकाउंटिंग के अंदर। समझ में आ रही है बात? और इसके बाद एक क्वेश्चन की बारी आ गई है। यह है हमारा क्वेश्चन, डीएवी बोर्ड दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है। एवरीथिंग अ फर्म ओन्स, हर वो चीज जो फर्म के पास है खुद की, उतना ही अमाउंट हमारी फर्म ओ भी करती है किसी ना किसी को। मतलब बताता, अगर फर्म के पास कैश है आज की डेट में 1 लाख रुपए, हमारी दुकान के पास अगर कैश है आज की डेट में 1 लाख रुपए, जिसे हमारी दुकान ओन करती है, दुकान का अपना कैश है, तो सर जो चीज दुकान के पास है खुद की, उतना ही अमाउंट कहीं ना कहीं हमारी दुकान ने किसी का देना भी होगा, है ना? अगर कैश है 1 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओनर ने पैसा लगाया है तो ओनर की कैपिटल हो 1 लाख रुपए। पर नहीं जी, ओनर की कैपिटल तो 1 लाख ही है, पर इसके अलावा हमारे पास तो स्टॉक भी है 50,000 रुपए का। तो फिर हो सकता है कि भैया आपका एक क्रेडिटर भी बैठा हो जिसको आपने चुकाने हो 50,000 रुपए। तो हर वो चीज जो हम ओन करते हैं, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट हम किसी ना किसी को ओ भी करते हैं। ओ करने का मतलब होता है चुकाना। कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है? डुअल एस्पेक्ट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। खत्म हो गई बात। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लगानी है मेरे भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत लगानी है। ठीक है? ये आपके सामने एक एमसीक्यू आया। एसेट्स को आप डिवाइड करते हो, नॉन करंट एसेट्स को अलग दिखाते हो और करंट एसेट्स को अलग दिखाते हो। नॉन करंट एसेट्स पे फिर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, धीरे 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 करके उसको आप घटाते हो हर साल, और करंट एसेट जो है वो तो आती जाती रहती है। तो नॉन करंट और करंट एसेट्स में जो ये विभाजन हो रहा है वो किस प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है? क्या वो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, या वो मटीरियलिटी की वजह से हो रहा है, या अक्रूवल के बेसिस पे हो रहा है, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पर हो रहा है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बिजनेस तो पता है लंबा चलना है, तो एक काम करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क करो, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में फर्क करो। करंट एसेट्स को रहने दो, नॉन करंट एसेट्स पे धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन लगाना। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि दुनिया बहुत लंबी है, अभी जिंदगी लंबी है बाबू मोशाए। ठीक है? तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज द राइट आंसर हियर। और एमसीक्यू करवा दो सर, और देख ले भाई। जो कैपिटल है, जो ओनर की कैपिटल है, उसे बिजनेस की लाइबिलिटी माना जाता है। बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है वो, कि ओनर का पैसा है ना। तो ओनर को अलग मान रहे हो ना तुम, खुद को अलग, ओनर को अलग, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो एग्जैक्ट या इसके आगे पीछे इर्द गिर्द। और दिखा दो सर क्वेश्चंस, और दिखा देता हूं भाई। ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूं तेरे को मैं। ये देख, ये 2021 का क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख, लिखा है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट्स है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और विद रीजन बताना है कि फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज जनरली शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। अच्छा, हमारे यहां काम करने वाले जो इंसान होते हैं, क्या हम उनको बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो करते हैं? लैंड, बिल्डिंग, गुप्ता जी, शर्मा जी? नहीं। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि गुप्ता जी, शर्मा जी को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इसका रीजन है कि चूंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, इस वजह से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को रिकॉर्ड नहीं करते। अगला, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज जनरली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स इन अकॉर्डिंग विद द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सर, जो लाइफ है बिजनेस की, उसको हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, ऐसा हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से कर रहे हैं क्या? सर, ऐसा हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की वजह से कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ने तो हमें सिखाया था बिजनेस लंबा चलने वाला है, लेकिन हम पीरियोडिक इंटरवल जो बना रहे हैं 12-12 महीने के ही क्यों बना रहे हैं, 2-2 साल के, 5-5 साल के क्यों नहीं बना रहे? तो उस पर अलग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल उसका राइट आंसर है। तीसरा, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई छोटी दुकान हो, चाहे कोई पार्टनरशिप हो, हर एक तरह के बिजनेस में बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, ये चलेगा हर एक तरह के बिजनेस में। कंपनी में भी चलेगा, कंपनी में शेयर होल्डर्स अलग और खुद कंपनी अलग। चौथा, एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। बिल्कुल ट्रू बात है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सिखाता है कि लॉसेस की तैयारी एडवांस में होगी, प्रॉफिट जब होगा तब देखा जाएगा। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल उसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बताया। अब सर, अब अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो मेरा फर्ज बनता है एक होमवर्क देना। ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, फ्यूचर में कोई लाइव सेशन जो कि जरूर होगा ऑफकोर्स, तो वहां इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा और वहां मैं सॉल्व जरूर करवाऊंगा। फिलहाल के लिए तेरे को ये सारे केसेस पढ़ने हैं और बताना है कि भैया कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कौन सी अकाउंटिंग अजम्पशन यहां पर एप्लीकेबल है। क्लियर हो गई बात? तो सर, ये था एक, अच्छा ये यहां पर मतलब कंटिन्यूड है, यहां पर भी है ये क्वेश्चन, 2 केस यहां पर है और 2 केस यहां पर है, थर्ड और फोर्थ। सो ये मेरी साइड से एक वन शॉट वीडियो था थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, गैप के ऊपर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। मैंने एक शॉर्टकट और क्रिस्पी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, पूरे के पूरे 3 अजम्पशंस और 11-12 प्रिंसिपल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करो, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। कमेंट जरूर करना, बताना फ्यूचर में कौन कौन से चैप्टर्स आपको चाहिए वो भी बताना, और बस मस्ती करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।